हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी एआईबी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। और कल से हमने अपने मॉक टेस्ट की क्लास स्टार्ट की थी जिसमें कल हमने 25 क्वेश्चन डील किए थे जो हमें कंप्लीट 200 तक करने हैं। तो आज के आगे के 25 क्वेश्चन हम आज की क्लास में डील करने वाले हैं। देखिए, ये आपके हर सब्जेक्ट से लिए गए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिस पैटर्न पर एआईबी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो बिना वेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे, हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अपने कल की क्लास में हमने अपने क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उनसे आगे के यानी 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस जो हमारी सीरीज चल रही है एआईबी की, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है यानी हमारा मॉक टेस्ट है, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए पहला हम अपना क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जो हमारा बीएनएसएस से लिया है। A magistrate receive a police report dissolving commission of an offence, यानी मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती है जिसमें अपराध का खुलासा होता है। तो आपने बताना है कि इसमें मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। यानी एक मजिस्ट्रेट है, उसे पुलिस रिपोर्ट मिलती है जिसमें अपराध का खुलासा हुआ है, यानी उसे पता लग गया कि यहाँ पे अपराध हुआ है। तो अब उसकी ड्यूटी क्या बनती है? ए may take cognizance according to law, B must dismiss the report, C कहता है has no jurisdiction, D must seek state approval। बताइए इसमें से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मैं अपने आंसर आपको बताती हूँ, आप अपने आंसर कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर ठीक गए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी मे टेक कॉग्निजेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A citizen approached the Supreme Court directly alleging violation of a fundamental right। एक नागरिक मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाता है। तो आपने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई नागरिक जा रहा है और किस चीज के लिए जा रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, तो कौन से आर्टिकल के अंडर वो उसमें अपनी पिटिशन यानी अप्रोच लगा सकता है। ए आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 227, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने के बाद क्या कर सकते हैं, अप्रोच लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये हमारा लिमिटेशन एक्ट से आप बोरो 10 lakh फ्रॉम बी बिफोर द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड। देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यानी क्वेश्चन थोड़े बड़े आते हैं। अब वहां पे आपको इन्हें पढ़ना भी है, इनका आंसर भी देना और स्पीड भी अपनी अच्छी रखनी है ताकि आप 100 क्वेश्चन कवर कर सकें। इन क्वेश्चन के आंसर इन्हीं क्वेश्चन में छुपे होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना आना चाहिए। इसे क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ें। Assign a written acknowledgement of liability, be filed a suit after the original limitation period had expired, what is the legal effect। यानी ए ने बी से 10 लाख उधार लिए, सीमा समाप्त अवधि से पहले ए ने लिखित रूप में अपना ऋण को स्वीकार किया, बी ने मूल सीमा अवधि समाप्त होने के बाद वाद दायर किया, ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपने इसका आंसर बताना है। ए कहता है सूट बार्ड बाय लिमिटेशन, बी कहता है फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट डेट, सी आपसे कहता है नो लीगल इफेक्ट और डी आपसे कहता है टैक्स एक्सटिंग्विश्ड। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? यानी देखिए, उसमें जो इसका जो मेन क्वेश्चन है वो आपका इतना है, ए ने लिखित रूप में अपना ऋण स्वीकार किया, यानी यहाँ पे ही इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट डेट, क्योंकि उसने क्या किया था, सीमा अवधि समाप्त होने से पहले ही अपने ऋण को लिखित रूप में क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? ये आपका लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 80 के अंदर दिया गया। 18 में ये चीजें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन से हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी हमें सेक्शन भी पता लग गया और आंसर भी। तो ये चीजें आपने को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 क्या कहता है? A property dispute was pending in court. During the pendency of suit, the defendant sold the property to C. Which principle applies?
यानी संपत्ति विवाद न्यायालय में लंबित था। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी ने संपत्ति सी को बेच दी, तो कौन सा सिद्धांत लागू होगा? देखिए, संपत्ति विवाद क्या है, यहाँ पे न्यायालय में लंबित है, यानी न्यायालय में चल रहा था। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी जो प्रतिवादी थे यानी डिफेंडेंट था, उसने क्या किया, अपनी संपत्ति सी को बेच दी। तब इस पे कौन सा रूल लगेगा? ए इलेक्शन, बी लीज पेंडेंस, सी आपका पार्ट परफॉर्मेंस एंड डी आपका मॉर्गेज। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी लेस पेंडेंस। क्यों? क्योंकि देखिए, मुकदमा के दौरान किया गया हस्तांतरण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होता है। क्योंकि आपको जब तक आपने मुकदमा चल रहा है और उसके जब तक कोर्ट का अंतिम न्याय नहीं आता, तब तक वो क्या रहता है, न्यायालय के अंदर हस्तांतरण यानी न्यायालय के अधीन रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 30 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। A threatened B by with physical injury and obtain his signature on a contract. That is the contract. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ने बी को शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी देकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब ये अनुबंध यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल, एट बी ओपिनियन ऑप्शन रहेगा या इलीगल रहेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए, इसका जो राइट आंसर आप कमेंट में दे, मैं आपको बताती हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी वॉइडेबल है, एट बीस ऑप्शन। अधिकतर बच्चे इसमें ना ये देखते हुए कि उसे क्या दिया, शारीरिक धमकी दी, यानी उस पर जबरदस्ती से उससे साइन कराए, इसको आंसर वॉइड कर देते हैं, जबकि इसका आंसर वॉइड नहीं होता। वर्डेबल का यहाँ मतलब होता है कि ये शून्य करने होगा, यानी वो चाहे तो इसे खत्म करवा सकता है, अब वो चाहे तो इसको कंटिन्यू रख सकता है। तो किसके? बी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट से है। आ हिंदू मेल डाइज इंटेस्टेड लिविंग विडो सन एंड डॉटर हुज इनहेरिट। मतलब कि क्या हुआ, एक हिंदू पुरुष है, बिना वसीयत के मर जाता है, पीछे पत्नी, पुत्र और पुत्री को छोड़ जाता है, उत्तराधिकार किसे मिलेगा? एक पुरुष है, उसने अपनी कोई वसीयत नहीं बनाई, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, उसका बेटा है। अब आपको बताना है कि जो उसका रियल उत्तराधिकारी है यानी हेरिटेज है, वो कौन होगा इनमें से? ओनली सन, ओनली विडो, ऑल क्लास वन हायर्स, या डी डॉटर ओनली। तो बताइए इसमें उसका कौन होगा उत्तराधिकारी? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी ऑल क्लास वन हायर्स इक्वली। अब ये क्लास वन क्या होती है, क्लास टू? देखिए, दो या चार तरीके से डिवाइड होते हैं। ये इसको समझने के लिए हमें पूरा यानी इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो पढ़ना होगा। अगर आपको आता है आप इसे कर सकते हैं, नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं। हम इसी के ऊपर एक अपनी छोटी वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर इस तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये जो देखिए, वाइफ होती है, बेटा होता है और बेटी होती है, क्लास वन के हायर्स होते हैं। यानी अगर ऐसी कोई संपत्ति रह जाती है तो इन तीनों का ही उस संपत्ति पे समान अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो हमारा मुस्लिम लॉ से। मुस्लिम लॉ से ये क्या कहता है, अंडर मुस्लिम लॉ महर इज, यानी मुस्लिम विधि में महर क्या है, आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। ए कहता है गिफ्ट बाय वाइफ टू हस्बैंड, बी कहता है कंसिडरेशन पेड बाय हस्बैंड टू वाइफ मैरिज, सी कहता है मेंटेनेंस अलाउंस, डी आपसे कहता है इनहेरिटेंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मुस्लिम विवाह में महर का क्या मायने रखता है, यानी उसको क्या कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंसिडरेशन पेड बाय हस्बैंड टू वाइफ इन मैरिज। क्योंकि देखिए, जब मुस्लिम विवाह होता है तो उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को सिक्योरिटी के तौर पर क्या देता है, कुछ राशि देता है, जिस राशि को क्या कहा जाता है, इस राशि को कहा जाता है महर। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन टीपीएस है, क्वेश्चन 33। orally gifted his house worth 50 lakh to B and handed over possession. Is the gift valid? यानी ए ने 50 लाख के मूल्य का अपना मकान बी को मौखिक रूप में उपहार में दे दिया और कब्जा भी सौंप दिया। क्या यह उपहार वैध है? अब आपने बताना है कि जो गिफ्ट दिया गया है ये वैध है या नहीं है, यानी वैलिड है, अनवैलिड है, किस तरह का, यह आप बताइएगा। क्योंकि देखिए, कब्जा कैसे दिया गया है, कब्जा मौखिक रूप में दिया गया है, यानी लिखित रूप में नहीं। तो अब आपको इसका आंसर देना है।
आंसर ए कहता है यस यानी वैलिड है, आंसर बी कहता है नो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, सी आपसे कहता है वैलिड इफ विटनेस प्रेजेंट, डी आपसे कहता है डिपेंडेंट ऑन पोजेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि वैलिड है विटनेस के प्रेजेंट होने पर, डिपेंडेंट ऑन पोजेशन है, नो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, या ए आपका यस कि हाँ ये वैलिड है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी नो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, क्योंकि अगर आप कोई भी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी को दे रहे हैं, किसी दूसरे भी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ठीक है, कहाँ दिया गया है ये टीपीए के सेक्शन 123 के अंदर दिया गया, रिक्वायर अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट टू अ गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इससे आपको सेक्शन भी देखना है और इसका आंसर भी, दोनों चीज यानी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन 34। A 17 years old entered into an agreement to purchase a motorcycle. The agreement is यानी 17 वर्ष के नाबालिग ने मोटरसाइकिल खरीदने का अनुबंध किया। यह अनुबंध होगा, देखिए सबसे पहली बात इसका आंसर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चा कितनी है इसका है, बच्चा 17 ईयर्स का है, यानी क्या है वो माइनर है। तो माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड अब इनिशियो होगा या इलीगल होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मीनिंग क्या होता है कि किसी माइनर के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं वो तो वो शुरू से ही यानी जब से कॉन्टेक्ट हुआ है वो शून्य है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप किसी भी माइनर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि माइनर की रजामंदी को माना नहीं जाता, क्योंकि ये माना गया है कि वो माइनर है, उसके बाद सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 35 जो हमारा लिमिटेशन एक्ट से है। A right to sue occurred to a person while he was a minor limitation being from, यानी बात दायर करने का अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी अल्पायु यानी माइनॉरिटी के दौरान प्राप्त हो जाता है। सीमा अवधि कब से प्रारंभ होगी, यानी अगर एक व्यक्ति है जो जिसको उसका अगर उसे कोई भी बात दायर करना पर उसे उसका अधिकार कब से मिल गया, उसका अधिकार उसे माइनॉरिटी से मिल गया, तो क्या वो अपनी माइनॉरिटी की एज से ही क्या कर सकता है, कोई बात दायर कर सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। कॉज ऑफ एक्शन डेट, बी कहता है डेट ऑफ मेजोरिटी, सी आपसे कहता है डेट ऑफ फाइलिंग सूट एंड डी आपसे कहता है डेट ऑफ बर्थ। बताइए इसका राइट आंसर कब क्या बैठेगा, यानी वो कब सूट फाइल करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी डेट ऑफ मेजोरिटी, यानी जब वो क्या हो जाएगा मेजर हो जाएगा तब उसे उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हिंदू सक्सेशन एक्ट से। After the 2005 amendment, a daughter in a मिताक्षरा family is यानी 2005 संशोधन के बाद मिताक्षरा परिवार में पुत्री की स्थिति क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। 2005 में क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था जिसमें क्या क्या था, जिसमें एक डॉटर को एक सन की तरह ही लीगल राइट्स दिए गए थे, किसमें, उसके फादर की प्रॉपर्टी में। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका क्या आंसर रहने वाला है। इसका पहला ऑप्शन है नॉट ए कोपार्टनर, बी कहता है कोपार्टनर बाय बर्थ, सी आपसे कहता है कोपार्टनर ओनली आफ्टर मैरिज एंड डी आपसे कहता है कोपार्टनर ओनली आफ्टर फादर्स डेथ। बताइए यानी वो कब उसकी क्या बनेगी, उसकी लीगल राइट उसको कब से मिलेगी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर आपका रहना है बी यानी कोपार्टनर बाय बर्थ, यानी उसे जन्म से ही अपने पिता की किसमें प्रॉपर्टी में क्या होगी, वो उत्तराधिकारी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका क्वेश्चन 37 मुस्लिम लॉ से। क्या कहता है, अ मुस्लिम एक्सक्यूट अ विल ऑफ हिज एंटायर प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ हायर्स, व्हाट इज द लीगल पोजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक मुस्लिम अपनी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना कर देता है, वैधिक स्थिति क्या रहेगी। फुल्ली वैलिड होगा, वॉइड वैलिड ओनली अप टू 1/3 प्रॉपर्टी होगा, या डी आपसे कहता है वैलिड वैलिड फॉर हाफ प्रॉपर्टी। बताइए मुस्लिम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर एक मुस्लिम है वो अपनी पूरी संपूर्ण संपत्ति यानी जितनी भी उसकी संपत्ति है उसकी वसीयत कर देता है, किसके बिना, उत्तराधिकारियों के यानी जो उसके हायर्स हैं उनकी कंसेंट के बिना। तो ऐसी कंडीशन में जो वो वसीयत की गई है वो कैसी होगी, वैलिड है, वॉइड है, वैलिड ओनली 1/3 प्रॉपर्टी है, वैलिड ओनली हाफ प्रॉपर्टी है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैलिड ओनली अप टू 1/3 प्रॉपर्टी।
क्योंकि देखिए ए मुस्लिम कैन जनरली बिक्विथ ओनली 1/3 ऑफ हिज स्टेट विदाउट हायर्स, यानी वो सिर्फ अपने 1/3 प्रॉपर्टी को ही क्या कर सकता है, किसी की वसीयत बना सकता है, किसके, विदाउट हायर्स, यानी बिना किसी उत्तराधिकारी से परमिशन लिए बिना। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में ये एक डिफरेंस है। हिंदू अपनी की पूरी प्रॉपर्टी की बिना किसी की सहमति से क्या कर सकता है, वसीयत बना सकता है, पर मुस्लिम सिर्फ 1/3 पार्ट ही कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 38 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। agreed to sell a specific painting to B. Before delivery, the painting was destroyed in a fire without the fault of entire party. What is the legal effect? यानी A ने B को एक विशिष्ट पेंटिंग बेचने का अनुबंध किया, डिलीवरी से पहले ही वह पेंटिंग आग लगने से नष्ट हो गई और किसी भी पक्ष की कोई गलती नहीं थी। क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड है, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए तो आंसर आपको खुद ही पता लग जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुबंध की स्थिति क्या होगी, यानी अब आपने बताना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट रिमाइंस वैलिड, बी कहता है बायर मस्ट पे कंपनसेशन, सी कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, एंड डी आपसे कहता है सेलर इज गिल्टी ऑफ ब्रीच। देखिए एक पेंटिंग थी जो उसने बेचने का अनुबंध किया था, गलती से आग लगने से पेंटिंग नष्ट हो गई, किसी भी पक्ष की कोई गलती नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति क्या होगी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति होगी वो आपके हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह जो आग लगी है उसमें किसी की गलती नहीं थी, यानी किसी ने भी जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये आपका सेक्शन 56 में दिया गया है, किसके, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपका टीपीएस है। ये क्या कहता है, आई ट्रांसफर एन इंटरेस्ट इन हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी एज सिक्योरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ अ लोन, दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, यानी ए ने ऋण की वापसी की सुरक्षा के लिए अपनी अचल संपत्ति में इंटरेस्ट बी को हस्तांतरित किया, इस लेन देन को क्या कहा जाता है, बताइए। इस तरह का लेन देन क्या कहलाएगा, लीज होगा, सेल होगा, गिफ्ट होगा, मॉर्गेज होगा, बताइए क्या रहेगा। यानी ए ने अपने ऋण की वापसी की सुरक्षा के लिए अपने अचल संपत्तियों को क्या कर दिया, इंटरेस्ट पर बी को हस्तांतरित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये क्या कहलाएगा, मॉर्गेज कहलाएगा। Mortgage means transfer of an interest in a specific immovable property by securing repayment of debt. यानी आप mortgage कर सकते हैं अपनी भी किसी भी प्रॉपर्टी को, किसके लिए, immovable प्रॉपर्टी को, किसके लिए, स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 लिमिटेशन से। A loan become due on 1 January 2021. No acknowledgement was made. Suit was filed on 5 February 2024. यानी ऋण 1 जनवरी 2021 को दे हुआ, कब दिया गया, 2021 को, कोई लिखित स्वीकृति नहीं थी दी गई थी। ये चीज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ना सीखना होगा ताकि आंसर निकालना आसान हो जाता है। ये ट्रिक सिर्फ आपको एआईबी में नहीं बल्कि जुडिशरी में भी बहुत हेल्प करने वाली है। कोई लिखित स्वीकृति नहीं दी गई, वाद कब किया गया, वाद दायर किया गया आपको 2024 को, और तो वाद की स्थिति क्या होगी बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है, मेंटेनेबल होगी, टाइम बार्ड हो जाएगा, कोर्ट में एक्सटेंड लिमिटेशन ऑटोमेटिकली, या डी आपका डिपेंड ऑन अमाउंट, क्या रहेगा इसका रिएक्शन आंसर बताइए। 40 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा बी, यानी इसमें क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मनी रिकवरी सूट जनरली हैव अ लिमिटेशन पीरियड और 3 इयर्स, जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, यानी कितना होता है मनी रिकवरी के लिए, कितना होता है लिमिटेशन पीरियड, ओनली 3 साल का, यानी आप मनी रिकवरी के लिए अंडर 3 इयर्स ये क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 41 हिंदू सक्सेशन एक्ट से। A Hindu male die intestate leaving mother, widow and son. इसी तरह का क्वेश्चन हम एक पहले कर चुके हैं, हु विल इनहेरिट, यानी एक हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मर जाता है, पीछे माता, पत्नी और पुत्र को छोड़ जाता है, उत्तराधिकारी कौन होगा। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, इसके साथ आपको एक आंसर और मिलेगा। पहले आप क्वेश्चन का इसका आंसर बताइए, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, सन ओनली, विडो एंड सन, मदर ओनली, या ऑल दीज एज क्लास 1 हायर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा,
पिछले क्वेश्चन में क्या था, विडो थी, सन था और डॉटर था। यहाँ पे कौन है, मदर है, वाइफ है और सन है। तो इसका देखिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल दीज एज क्लास वन हायर्स। अब ये क्लास वन हायर्स कौन कौन होते हैं? क्लास वन हायर्स में वो आपकी माता होती है, होती है, बेटा होता है, आपकी पुत्री होती है। बट जो फादर होता है वो क्लास वन में नहीं आता, वो क्लास टू में आता है। एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आता है तो आपको आंसर दे, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए आंसर इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 मुस्लिम लॉ से। अकॉर्डिंग टू सुन्नी मुस्लिम लॉ, निकाह इज प्रिलिमिनरी, यानी सुन्नी मुस्लिम विधि के अनुसार निकाह मुख्यतः क्या है? यानी ये क्या, कैसा निकाह, निकाह को क्या माना गया? ए सेक्रेटमेंट ओनली, बी आपसे कहता है रिलीजियस सेरेमनी, सी आपसे कहता है सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड डी कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्या माना गया है मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम विवाह में दो होते हैं, सिया होती है, सुन्नी होती है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? सुन्नी के। तो सिया सुन्नी में क्या माना जाता है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, यानी निकाह को वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, यानी भारतीय अनुबंध नियम के अनुसार प्रतिफल यानी कंसिडरेशन किससे आ सकता है? किस किस से प्रतिफल आ सकता है? प्रोमिसरी से, प्रोमिसर से, प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन से, या कोर्ट ओनली? किससे आ सकता है कंसिडरेशन? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन से कंसिडरेशन आ सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 44 हमारा टीपीएस है। क्या कहता है? I is the real owner of a property but allow B to appear as owner. B sells the property to C who act is good faith after taking reasonable care, who gets protection। यानी A वास्तविक स्वामी है लेकिन B को स्वामी के रूप में प्रदर्शित होने दिया। बी ने सी संपत्ति सी को बेच दी। सी ने सद्भावना यानी गुड फेथ में और उचित सावधानी बरतकर संपत्ति खरीदी। संरक्षण किसे मिलेगा? A only, B only, C under section 41 TPA, या D nobody? किसको मिलेगा कंसिडरेशन? अब इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सी अंडर आर्टिकल 41 टीपीए, यानी टीपी के आर्टिकल 40 सेक्शन सॉरी टीपीए के सेक्शन 41 के अंदर किसको मिलेगा? सी को। क्या कहता है सेक्शन 41? प्रोटेक्ट अ बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम द आउटस्टैंडेबल ओनर। ठीक है, तो ये 41 सेक्शन आपको भी ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 45 मुस्लिम लॉ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड हिबा अंडर मुस्लिम लॉ? मुस्लिम विधि में वैध हिबा यानी गिफ्ट के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? रजिस्ट्रेशन इन एवरी केस, बी कहता है डिक्लेरेशन एक्सेप्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, सी आपसे कहता है कोर्ट ऑर्डर, डी आपसे कहता है रिटन डॉक्यूमेंट ओनली। यानी जो हिबा यानी अगर मुस्लिम विधि किसी को क्या देती है, कोई गिफ्ट देती है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी डिक्लेरेशन और एक्सेप्टेंशन ऑफ डिलीवरी पोजेशन। यानी अगर आप किसी को कोई क्या प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हैं तो उसमें सामने वाले की एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आपकी दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया करेगा तब तक वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। यानी उसमें एक्सेप्टेंस और डिक्लेरेशन दोनों क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। स्पिरिचुअल गुरु persuades his disciple to transfer all his property in his favor by using his dominant possession. The agreement is effected by। एक आध्यात्मिक गुरु, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इसे स्किप कीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर आ जाइए। ये आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट से है। हिंदू फीमेल डाइज intestate living self acquired property, she is survived by her son and daughter, who will inherit। यानी एक हिंदू महिला, अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे? हिंदू फीमेल की हो रही है। अभी तक बात किसकी हुई थी? हिंदू मेल की। अब हिंदू मेल और फीमेल क्वेश्चन में थोड़ा ही फर्क है बट है। यानी एक हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है और स्वयं अपनी अर्जित यानी स्वयं की, यानी जो उसने खुद कमाई है, जो प्रॉपर्टी उसने खुद बनाई है वो छोड़ जाती है। उसकी उसने कोई वसीयत नहीं की। उसके पीछे कौन रह जाता है? उसका एक बेटा और एक बेटी रह जाते हैं। तो अब उत्तराधिकारी कौन होगा?
सन ओनली, डॉटर ओनली, सन एंड डॉटर ओनली एंड हस्बैंड ओनली। बताइए उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसकी संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होगा वो ऑप्शन सी यानी सन एंड डॉटर होगा। हस्बैंड कभी भी ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारी नहीं माना गया है। कौन से सेक्शन में दिया गया? ये सेक्शन आपका 15 में दिया गया। किसके? हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर ये दिया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसे किसने अर्जित किया है, किसी हिंदू महिला ने अर्जित किया है और उसकी वसीयत नहीं की, तो उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका बेटा और बेटी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 लिमिटेशन एक्ट से I borrowed 8 lakh from B 10 January 2020. The limitation period was due to expire 9 January 2023. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। बार बार मैं एक ही चीज बोलती हूँ क्योंकि आंसर यही होता है, बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। On 1 December 2022, assigned with acknowledgement of debt, B filed a suit on 15 November 2025. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यानी ए ने बी से 10 जनवरी 2020 को 8 लाख रुपए उधार लिए। सीमा अवधि 9 जनवरी 2023 को समाप्त होने वाली थी। 1 दिसंबर 2022 को ए ने लिखित रूप से ऋण को स्वीकार कर लिया। बी ने 15 नवंबर 2025 को बात दायर किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Suit barred by limitation. B. Fresh limitation start from 1 December 2022. Suit is within time. C कहता है acknowledgement has no effect and D आपसे कहता है debt automatically extinguished। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? यानी उसको अब क्या रहेगा, इस सूट का क्या होने वाला है? यानी तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। क्यों? क्योंकि वो 1 दिसंबर 2022 से ए ने लिखित रूप में क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और वो कब खत्म होनी थी? 9 जनवरी 2023 में। तो उसका क्या हुआ? नया जो यानी फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था। कब से? 1 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ दिया गया है? ये आपके टीपीए के सेक्शन 18 के अंदर, सॉरी टीपीए ने लिमिटेशन के सेक्शन 18 के अंदर ये चीज दी गई है कि अगर आप अपने लिमिटेशन पीरियड के रहते हुए कोई एक्नॉलेजमेंट साइन कर लेते तो आपका नया लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 49 जो हमारा टीपीए से। एग्री इज राइटिंग टू सेल हिज लैंड टू B pays the entire consideration and take possession. However, the sale deed is not registered. Letter A refuse to execute and sale deed and seek possession back. What is protection is available to B? यानी ए ने लिखित समझौते द्वारा अपनी भूमि बी को बेचने पर सहमति दी। बी ने पूरा मूल्य चुका दिया और कब्जा प्राप्त कर लिया। यानी किस पे दी है? यहाँ पे ये रिटर्न पे दी गई है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसने क्या किया है? पूरा मूल्य चुका दिया, कब्जा प्राप्त कर लिया, किंतु विक्रय विलेख पंजीकृत नहीं हुआ। यानी जो विक्रय विलेख था वो क्या हुआ? वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। बाद में ए ने विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया और भूमि का कब्जा वापस मांगा। अब बी को इसमें से क्या संरक्षण मिलेगा? नो प्रोटेक्शन। बी कहता है प्रोटेक्शन अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। सी कहता है प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस। या डी आपसे कहता है प्रोटेक्शन अंडर मॉर्गेज लॉ। बताइए इसमें बी को कहाँ पे फायदा मिलने वाला है? यानी बी के हक में जाएगा या बी के अगेंस्ट जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन। कौन से सेक्शन में? 53A में। ठीक है, 53A क्या कहता है? 53 कहता है कि 53 के अंतर्गत वह यानी ट्रांसफर संरक्षित होता है जिसने अनुबंध का अपना पूरा भाग कर दिया और कब्जा प्राप्त कर लिया। क्योंकि उसने क्या किया था? पूरा भाग भी दिया और कब्जा भी प्राप्त कर लिया। तो कब्जा किसे मिलेगा? कब्जा बी को ही मिलेगा, चाहे वो अपना वो से डिनाई करे या ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। A contract to supply good to B by 1 June. A breach the contract. As a result, B suffer ordinary business loss and also claim compensation for a remote of unforeseeable loss. Which loss is resolvable? यानी
ए ने बी को 1 जून तक माल आपूर्ति करने का अनुबंध किया, यानी उसने 1 जून तक कहा कि मैं आपको सारा माल दे दूंगा। ए ने अनुबंध का उल्लंघन किया, उसने माल नहीं दिया। इसके कारण बी को क्या हुआ, सामान्य व्यवसायिक हानि हुई। उसने दूरस्थ और अप्रत्याशित हानि यानी रिमोट लॉस का भी दावा किया कि उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा हानि हुई, तो उसने क्या इस केस का दावा किया, रिमोट लॉस का। तो कौन सी हानि की क्षतिपूर्ति अब उसे मिलने वाली है, ये आप बताएंगे। यानी बहुत लॉस की मिलेगी, ओनली रिमोट लॉस की मिलेगी, ओनली नेचुरल एंड फोर्सेबल लॉस की मिलेगी, या नो कंपनसेशन, कुछ नहीं मिलेगा। तो बताइए उसे क्या मिलने वाला है ऐसी कंडीशन में। इसका आंसर आप भी दीजिए। इसका राइट आंसर जो है वो है ओनली नेचुरल एंड फोर्सेबल, यानी जो नुकसान उसे हुआ है सिर्फ उसे उतने कंपनसेशन दिया जाएगा। कहाँ दिया गया, ये आपका सेक्शन 73 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आपका 51 हिंदू सक्सेशन एक्ट से। अ डॉटर क्लेम कॉन्स्पिरेसी राइट इन द ancestral property after the 2005 amendment to the Hindu Succession Act. Her brother argues the only son can be co-partner. Which statement is legally correct? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अभी ये चीज हमने डिस्कस कर लिया तो आप लोगों को इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 संशोधन के बाद एक पुत्री पैतृक संपत्ति में सहअदायक यानी कोपासना अधिकारी का दावा करती है। उसका भाई कहता है केवल पुत्र ही सहअदायक होता है, यानी वही उसकी वसीयत का मालिक होता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होता है। तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ब्रदर इज करेक्ट। डॉटर बिकम कोपार्टनर ओनली आफ्टर मैरिज। डॉटर इज कोपार्टनर बाय बर्थ विद द सेम राइट एज सन। डॉटर हैज नो ओनली मेंटेनेंस राइट। बताइए डॉटर के पास क्या राइट होंगे। आंसर आप भी दीजिए, और आपके कितने आंसर आज की क्लास के ठीक हुए ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इसका जो राइट आंसर है आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। डॉटर इज को-पार्टनर बाय बर्थ विद द सेम राइट, क्योंकि एक डॉटर को जन्म से उत्तराधिकारी होने का क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। किसके बाद, सन 2005 के अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन हमारा 52, जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। मुस्लिम लॉ से देख लेते हैं। अ मुस्लिम डाई लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ 90 लाख बाय विल ही bequeaths 50 lakh to a friend without obtain consent to legal heirs. To what extent will be generally be valid? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक मुस्लिम व्यक्ति 90 लाख की संपत्ति छोड़कर मर जाता है। उसने अपनी वसीयत द्वारा अपने मित्र को 50 लाख देने का प्रावधान किया है, जबकि उत्तराधिकारियों की सहमति प्राप्त नहीं की गई थी। सामान्यतः वसीयत किस सीमा तक वैध होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। एंटायर 50 लाख, एंटायर 45 लाख, एंटायर 30 लाख, ओनली 1/3 स्टेट, यानी डी आपका एंटायर विल वॉइड। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, यानी इसमें कितना रहेगा उसका। आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या है, फिर मैं आपको अपना आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 30 लाख ओनली, क्योंकि वो 1/3 को ही अपनी प्रॉपर्टी की क्या कर सकता है, वसीयत कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी वसीयत का बिना हायर्स की सहमति के ओनली 1/3 की वसीयत कर सकता है, फुल प्रॉपर्टी की नहीं कर सकता। तो 90 लाख का 1/3 कितना बैठता है आपका, 30 लाख। तो ये आज की हमारी क्लास यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमें 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने वाले हैं अपने एआईबी के लिए। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर होंगे, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम को क्लियर करने में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।